Hindu editorial, 30th of July 2021. Vaccinating the young. जो कम उम्र के लोग हैं उनको वैक्सीनेट करना. इंडिया मस्ट कंटिन्यू टू प्रायोरिटाइज वैक्सीनेशन ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन. भारत के लिए ये जरूरी है कि वो एडल्ट पॉपुलेशन के वैक्सीनेशन को प्राथमिकता देता चले. As India's vaccination drive chugs along with sporadic bursts of frenetic inoculation, there are possibilities of administering vaccines to children soon, as early as next month. जैसे जैसे भारत की जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो जैसे चग्स का मतलब होता है जैसे इंजन होता है ट्रेन का वो आगे मूव करता रहता है. तो जैसे इंडिया का वैक्सीनेशन ड्राइव भी आगे मूव कर रहा है और बीच बीच में उसमें जो है कभी कभार अचानक एकदम से पुश आता है. एक फूटने वाली स्थिति आती है जिसमें कि एक पागलपन वाला तेजी दिखाई पड़ती है वैक्सीनेशन की, तो कहते हैं फ्रेंजी या फ्रेनेटिक इनोकुलेशन. अचानक बर्स्ट आता है लेकिन वैसे एक स्पीड से चलता रहता है और बीच बीच में ये बर्स्ट आता है जो स्पोरेडिक होता है, कभी कभी आता है. तो ये संभावना है कि हम बच्चों को भी वैक्सीन एडमिनिस्टर करेंगे जल्दी ही और ये अगले महीने में जल्दी हो सकता है. At present, two Indian vaccines may be eligible for administration to children. मौजूदा स्थिति में दो भारतीय वैक्सीन्स हैं वो एलिजिबल हो सकती हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यानी लगाने के लिए बच्चों को. Zydus Cadilla's Zycovd, a 3-dose plasmid DNA vaccine with a 66.6% efficacy in phase 3 trials, has also been tested in adolescents 12 to 18 years, data for which has been submitted to the regulator. जाइडस कैडिला की जो जाइकोविडी वैक्सीन है जो कि 3 डोज में लगती है उसको प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन बोलते हैं, जिसकी की 2/3 एफिकेसी है. 66.6% नहीं 2/3 एफिकेसी है फेज 3 ट्रायल्स में जो पाई गई है. फेज 3 ट्रायल्स यानी जो ज़्यादा मात्रा में लोगों को ट्रायल किया जाता है. तो इस वैक्सीन को एडोलेसेंट जो कि 12 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे होते हैं उन पर भी टेस्ट किया जा चुका है और जिसका डेटा जो है वो रेगुलेटर को सबमिट कर दिया गया रहा है. ये कंपनी हैज आल्सो रिक्वेस्टेड परमिशन टू टेस्ट इन चिल्ड्रन ओवर 5. कंपनी ने ये भी परमिशन मांगी है कि उनको 5 साल के बच्चों के ऊपर के बच्चों पर टेस्ट करने दिया जाए. कोवैक्सीन भारत बायोटेक इज आल्सो टेस्टिंग द वैक्सीन इन अ कोहॉर्ट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 12. कोवैक्सीन कंपनी कोवैक्सीन बनाने वाली जो कंपनी है भारत बायोटेक वो भी वैक्सीन को टेस्ट कर रही है एक बच्चों के झुंड में, यानी एक बच्चों का समूह बनाया हुआ है उसमें टेस्ट करी जो 12 साल के कम के हैं. दो नन ऑफ दीज स्टडीज हैज बीन कंप्लीटेड. द एक्सपेक्टेशंस आर दैट दीज वैक्सीन्स में बी रेडी बाय सितंबर. हालांकि इनमें से कोई भी स्टडीज जो कि जैसे जो जाइको वाली है, सॉरी जो जाइडस कैडिला वाली है या फिर जो 5 साल के बच्चों के ऊपर करनी है या फिर जो कोवैक्सीन की जो बनाने वाली कंपनी बायोटेक कर रही है 12 साल से कम के बच्चों पे, ये दोनों ही स्टडीज अभी कंप्लीट नहीं हुई हैं, पूरी नहीं हुई हैं. लेकिन सब अपेक्षा ये है कि ये वैक्सीन जो हैं वो हो सकता है सितंबर तक रेडी हो जाए. पी फाइजर की जो पी फाइजर्स mRNA वैक्सीन हैज बीन ऑथराइज्ड टू इन दोज अबव 12 and Moderna's too may be similarly approved in the US. अमेरिका में पी फाइजर की जो mRNA वैक्सीन है उसको 12 साल से ऊपर के लोगों के लिए ऑथराइज किया गया है और मॉडर्ना कंपनी की जो वैक्सीन है उसको भी हो सकता है कि इसी तरह से यूएस में अप्रूव कर दिया जाए. बोथ कंपनीज आर रिपोर्टेडली इन डिस्कशन विद द इंडियन गवर्नमेंट और दोनों ही कंपनी जो हैं वो भारत की सरकार के साथ डिस्कशंस में है ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है. Young children are at the least risk of hospitalization and death from COVID-19
but are capable of being infection carriers and putting older caregivers at risk. तो जो यंग बच्चे होते हैं, जो उनको सबसे कम रिस्क होता है हॉस्पिटलाइजेशन का या मृत्यु का कोविड-19 से, लेकिन वो इस बार काबिल होते हैं कि वो इन्फेक्शन को कैरी करके ले जाएँगे, दूसरे तक पहुँचा सकते हैं, और जो और उनसे ज़्यादा उम्र के लोग हैं, उनको जो उनको उनकी केयर कर रहे हैं, उनको खतरे में डाल सकते हैं। This undergirds the difficult decision by government to continue with the school closures that has brought forth unprecedented challenges such as denying many Indian children access to quality education. और ये जो बात है कि ये चिल्ड्रन जो हैं कैरियर बन सकते हैं इन्फेक्शन के, संक्रमण के को ले जाने वाले बन सकते हैं, ये सपोर्ट देता है इस मुश्किल डिसीजन को जो सरकारों ने लिया है कि वो स्कूल को बंद करके रखेंगे, स्कूल को बंद रखने के साथ आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे, चलते रहेंगे, और जिसकी वजह से अप्रत्याशित रूप से चुनौतियाँ आई हैं, जैसे कि बहुत से भारतीय बच्चों को जो क्वालिटी एजुकेशन तक उनकी जो पहुँच डिनाई हो जा रही है, मना हो जा रही है, यानी नहीं प्राप्त कर पा रहे वो क्वालिटी एजुकेशन, क्योंकि स्कूल बंद है। From the global experience so far, the broad principle is that if an effective vaccine is available, it must be administered irrespective of age. वैश्विक अनुभव से अभी तक के जो मोटा मोटा सिद्धांत आ रहा है वो ये है कि अगर आपके पास एक असरदार वैक्सीन उपलब्ध है तो उसको किसी भी एज के व्यक्ति को लगा देना चाहिए, भले ही कुछ भी एज हो, irrespective of age. However, it is also true that the vaccines are far more effective at protecting from disease than infection. लेकिन बहरहाल ये भी सत्य है कि जो वैक्सीन्स हैं वो डिजीज से बचाव करने में कहीं ज़्यादा असरदार होती हैं, बजाय वो संक्रमण से बचाव करने में जो असरदार हैं। यानी संक्रमण के मुकाबले में वो बीमारी से बचाव ज़्यादा कर रही हैं, संक्रमण से उतना बचाव नहीं कर रही। संक्रमित आदमी हो जा रहे हैं, लेकिन वो उस बीमारी से उनके हताहत नहीं हो रहे हैं, बच जा रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन उनको लगी हो। तो ये बात यहाँ पे कही जा रही है। बिकॉज चिल्ड्रन एंड एडल्ट रिस्पॉन्ड टू द वायरस डिफरेंटली, it still remains to be seen whether vaccinating children as a prerequisite to opening schools actually brings down overall rates of infection. क्योंकि बच्चे और एडल्ट्स जो होते हैं, वयस्क जो होते हैं, वो वायरस के प्रति जो है उनकी अलग अलग प्रतिक्रिया रहती है उनकी बॉडी की। तो अभी भी ये देखना बाकी है कि क्या जो बच्चों को अगर हम वैक्सीनेट करेंगे, और वैक्सीनेट करने को अगर हम स्कूल को खोलने के लिए एक पहले की ज़रूरी चीज़ बनाएंगे, यानी स्कूल तभी खुलें जब बच्चे वैक्सीनेट हो जाएं, अगर हम ये कंडीशन करेंगे तो क्या इससे हमारे जो कुल मिला के जो रेट है संक्रमण का, जो दर है संक्रमण की, वो नीचे आएगी। Countries that have vaccinated those above 12 and have fully opened up are also those boasting high rates of adult vaccination. जिन देशों ने 12 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है और पूरी तरह से खुल भी गए हैं, यानी कि स्कूल वूल भी सब खुल गए हैं उनके, तो वो देश ऐसे हैं जो कि जिनका कि एडल्ट वैक्सीनेशन का, यानी वयस्क वैक्सीनेशन का रेट वो हाई है, ऊंचा है। इन इंडिया ओनली अराउंड 10% ऑफ ऑल एडल्ट्स हैव बीन फुली वैक्सीनेटेड। भारत में जितने भी वयस्क हैं उनमें से केवल 10% ही अभी तक पूरी तरह से वैक्सीनेट हुए हैं। इंडिया already has a challenging target of fully inoculating all adults, which is 94.4 crores by the end of the year. भारत के पास तो पहले से एक चुनौतीपूर्ण टारगेट है कि हमको अपने सारे वयस्कों को पूरी तरह से इनोकुलेट करना है या वैक्सीनेट करना है, क्योंकि 54.4 करोड़ लोग हैं और इनको हमको साल के अंत तक वैक्सीनेट करना है। ये बड़ी चुनौतीपूर्ण भारत के लिए एक टारगेट है। अ की कंस्ट्रेंट हैज़ बीन कोवैक्सीन। एक बड़ा कंस्ट्रेंट जो रुकावट थी वो रही है कोवैक्सीन। इट्स मैन्युफैक्चर हैज़ बीन अनेबल टू रैम्प अप its manufacturer has been unable to ramp up monthly production to its stated
नियरली 6 करोड़ डोजेस। जो कोवैक्सीन बनाने वाले मैन्युफैक्चरर हैं, यानी भारत बायोटेक जो कंपनी है, वो बढ़ाने मंथली प्रोडक्शन को ऊंचा उठाने में, जो उसने कहा है कि मैं 6 करोड़ डोजेज बनाऊंगा एक महीने में, वहां तक पहुंचाने में वो असक्षम रहा है। Put together, this implies that if the aim of universal vaccination is to protect from disease, then the thrust must be on prioritizing adults over children. अगर कुल मिला के देखा जाए, साथ में मिला के हर बात को जो अभी तक कही गई है उसको देखा जाए, तो इससे ये निष्कर्ष निकल के आता है कि जो लक्ष्य है, सबको वैक्सीनेट करने का के पीछे जो लक्ष्य है, वो ये है कि अगर लक्ष्य हमारा डिजीज से प्रोटेक्ट करना है, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना अगर लक्ष्य नहीं है हमारा, कि लक्ष्य हमारा है डिजीज से प्रोटेक्ट करें कि जिससे लोग मरे नहीं, तो हमारा जो जोर होना चाहिए, थ्रस्ट होना चाहिए, वो इस पे होना चाहिए कि हम एडल्ट्स को यानी वयस्कों को ज़्यादा प्राथमिकता दें बच्चों के मुकाबले में, यानी बच्चों के ऊपर हम वयस्कों को प्राथमिकता दें। Government and independent experts have advised that schools can open in a staggered fashion. सरकार और जो उन्मुक्त एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये सलाह दी है कि स्कूल्स को स्टैगर्ड रूप में खोला जा सकता है, यानी कुछ स्कूल पहले खोल दिए गए, कुछ फिर उसके बाद खोल दिए गए, कुछ स्कूलों को बाद में खोल दिया गया। ये स्टैगर्ड तरीके से सारे स्कूल एक साथ खोलने के बजाय एक के बाद एक स्टैगर्ड वे में खोले जा सकते हैं। This again underlines that reopening should not be contingent on vaccination alone. और इससे फिर अंडरलाइन होती है, ये बात इम्पोर्टेंट घोषित होती है कि जो स्कूल की खोलने वाली बात है, वो वैक्सीनेशन पे आधारित नहीं होनी चाहिए केवल, और बिना वैक्सीनेशन के भी हम स्टैगर्ड वे में स्कूलों को खोल सकते हैं, क्योंकि हमको वैसे भी वयस्कों को प्राथमिकता देना चाहिए। There is also the worry that prioritizing vaccines for children would mean diverting already limited stocks. एक और चिंता ये भी है कि अगर हम वैक्सीन्स को बच्चों के लिए अगर प्राथमिकता देंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो पहले से ही सीमित स्टॉक्स हैं, उनको हम वयस्कों से मोड़ के और बच्चों पे ले जाएंगे। Rather than blindly emulate the West, India must decide on what policy works best for its entire population, including the children. बल्कि बजाय इसके कि हम अंधे होके बस वेस्ट के कंट्रीज की को एमुलेट करें या उनको ही कॉपी करें, उन्हीं की तरह से चलने की कोशिश करें। भारत को के लिए ज़रूरी है कि वो ये निर्णय करे कि कौन सी पॉलिसी, कौन सी नीति जो है उसकी अपनी पूरी पॉपुलेशन के लिए सबसे अच्छी वर्क करेगी, और जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। Shared values, India and the US have a lot in common, but it is the differences that need attention. कौन से मूल्य हम आपस में शेयर करते हैं उसको कहते हैं शेयर्ड वैल्यूज। भारत और यूएस में बहुत कुछ एक जैसा है, जो दोनों में है, कॉमन है, लेकिन जो फर्क है दोनों के, उनको अटेंशन की जरूरत है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। US Secretary of State Antony Blinken's day visit to Delhi this week was heavy on discussions and understandably light on deliverables. तो यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंटनी ब्लिंकन, उनकी एक दिन की विजिट थी दिल्ली में और इस हफ्ते में, और उसमें चर्चाएं बहुत ज़्यादा हुई। वो जो विजिट थी वो चर्चाओं पर भारी थी, लेकिन ये बात समझी जा सकती है कि वो एक्चुअल डिलीवरी पे वो हल्की थी, यानी कि जो उससे कोई रिजल्ट एक्चुअल नहीं निकला, डिस्कशन ज़्यादा हुए हैं। The visit, the third by a senior US official of the Biden administration, was meant to prepare the way for more substantive meetings in Washington later this year, including the US India 2+2 of foreign and defense ministers, the Quad summit of its leaders, and a bilateral meeting between Prime Minister Narendra Modi and US President Joseph Biden. जो ये विजिट थी, ये तीसरी थी किसी भी सीनियर यूएस अधिकारी के द्वारा बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन के, और इसका मतलब ये था कि हम एक रास्ता तैयार करें कि जिससे कि और भी ज़्यादा सब्सटेंटिव, यानी जिससे कि जो सब्सटेंस निकल के आए,
कुछ महत्वपूर्ण मीटिंग्स हों वाशिंगटन में बाद इस साल के बाद वाले समय में, जिसमें कि यूएस इंडिया का जो फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर्स हैं वो दोनों आपस में मिलें 2+2 मीटिंग में, या लीडर्स की क्वाड सबमिट हो जिसमें चार चार लीडर्स मिलें, और उसके बाद एक दोनों देशों के बीच में एक मीटिंग हो जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूएस प्रेसिडेंट के बीच की मीटिंग हो। Public statements by Mr. Blinken and External Affairs Minister S. Jaishankar and readouts indicate that most of their conversations are focused on Quad cooperation in the Indo-Pacific, Afghanistan, and in discussing the state of democracy and rights. तो जो पब्लिक में स्टेटमेंट्स आ रहे हैं मिस्टर ब्लिंकन के और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हमारे एस जयशंकर हैं उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, और जो भी पढ़ने वाले जो डॉक्यूमेंट्स रिलीज किया रहे हैं रीड आउट्स, वो ये इंगित करते हैं कि ज़्यादातर जो चर्चा है, ज़्यादातर जो बातचीत है, कन्वर्सेशन यानी बातचीत, डिस्कशन यानी चर्चा, वो फोकस्ड है क्वाड कॉपरेशन पे, इंडो पैसिफिक में, अफगानिस्तान में, और ये डिस्कशन करने पे, कि ये चर्चा करने पे कि जो डेमोक्रेसी की स्थिति क्या है और राइट्स की स्थिति क्या है दोनों देशों में। ऑन द क्वाड दे शोड फुल कन्वर्जेंस। क्वाड वाले मैटर में वो पूरा कन्वर्जेंस दिखा रहे थे, यानी कि वो एक ही निष्कर्ष के थे। ऑन अफगानिस्तान Mr. Jaishankar said four, there were more convergences than divergences on the common positions that there is no military solution to conflict, and that neither country would recognize the Taliban regime that takes Kabul by force. अफगानिस्तान वाले मैटर पे मिस्टर जयशंकर ने कहा कि कन्वर्जेंस ज़्यादा, यानी एक जगह पे हम एक ज़्यादा आ रहे हैं इसके बजाय कि हम एक जगह से दूर जा रहे हों, यानी दूर जाना कम हो रहा है और विचारों का मिलना ज़्यादा हो रहा है उन कॉमन पोजीशंस पे। यानी हम दोनों ने एक ही पोजीशन जो ले रखी है कि इस कॉन्फ्लिक्ट का, अफगानिस्तान के जो कॉन्फ्लिक्ट है और उसमें की जो भिड़ंत है, उसमें कोई मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है, और कि दोनों में से कोई भी देश जो है वो तालिबान रिजीम को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, और क्योंकि काबुल को बाय फोर्स ले लेंगे। However, the divergences are more troubling for India, given that the fallout of the US withdrawal will mean a less secure region. लेकिन बहरहाल जो जिस पे हम लोग डाइवर्ज कर रहे हैं कि अलग अलग विचार रख रहे हैं, वो भारत के लिए ज़्यादा परेशानी वाली बात है। अगर हम देखते हैं कि यूएस के विड्रॉल का जो असर होता है, यूएस जो अफगानिस्तान से निकल रहा है उसका जो असर है, उसका उसके परिणाम स्वरूप एक मतलब ये होगा कि जो हमारा क्षेत्र है वो कम सुरक्षित हो जाएगा। US continues to engage the Taliban in talks for a power sharing arrangement, despite the Taliban leadership's refusal to enforce a ceasefire and stop attacks against civilians in areas they took over. अमेरिका यानी यूएस जो है वो तालिबान के साथ लगातार बातचीत में जुटा हुआ है, जिससे कि तालिबान और जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट है उनके बीच में कि पावर को शेयर करने का एक अरेंजमेंट हो जाए। इसके बावजूद कि जो तालिबान की लीडरशिप है वो मना कर रही है कि वो कोई भी सीज फायर एनफोर्स करे, और ये भी मना कर रही है कि वो सिविलियंस पे अटैक करना बंद कर दें उन एरियाज में जो वो टेक ओवर कर रहे हैं। द मिलिशिया इज ऑल्सो ट्राइंग टू स्क्वीज ट्रेड एंड फाइनेंशियल सप्लाई चेन्स टू द अफगानिस्तान गवर्नमेंट। जो लड़ाई कर रहे हैं लोग, जो मतलब तालिबान वाले, उनकी जो आर्मी वगैरह है वो कोशिश ये कर रही है कि ट्रेड और फाइनेंशियल सप्लाई चेन्स को स्क्वीज कर दे, यानी दबा दे, निचोड़ दे, और वो अफगानिस्तान गवर्नमेंट के पास फाइनेंशियल सप्लाई ना जा पाए और ट्रेड भी स्क्वीज हो जाए। Perhaps the greatest worry for India is the US's refusal to hold Pakistan to account for having given shelter to the Taliban, as this will only embolden Islamabad if the Taliban advance in Afghanistan.
शायद सबसे बड़ी जो जो चिंता है भारत के लिए वो ये है कि यूएस जो है वो पाकिस्तान को जिम्मेदार घोषित करने से मना कर रहा है कि उन्होंने तालिबान को शेल्टर दिया, आसरा दिया, क्योंकि यूएस जो ये मना कर रहा है इससे इस्लामाबाद और भी बोल्ड हो जाएगा अगर तालिबान जो है अफगानिस्तान में आगे एडवांस करता है, आगे बढ़ता है। न्यू दिल्ली tiptoed around the US's announcement of a new Quad with Uzbekistan, Afghanistan, Pakistan on connectivity. न्यू दिल्ली ने जो यूएस ने अनाउंसमेंट किया था उसके आसपास ही रहा है, टिप्टोड अराउंड यानी उसके उससे सम्मति जाहिर की है, उसके आसपास ही घूम रहा है। टिप्टो करना मतलब पंजों पे चलना। पंजों पे आप जब चलते हैं जब थोड़ी देर के लिए चलना होता है या कोई आपका परमानेंट वो डिसीजन नहीं होता है कि आप पंजों पे चलेंगे। तो यानी कि अभी के लिए न्यू दिल्ली जो है वो जो नया कॉड बनाया गया है उसकी उसकी घोषणा के साथ चल रहा है, जिसमें कि उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत का जो आप क्वाड यानी चार का समूह ले सकते हैं। लेकिन बट दिस इज अनदर कॉज फॉर वरी, लेकिन ये भी एक और चिंता का कारण है। ऑन द सब्जेक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स बोथ साइड्स मेंटेन देयर शेयर्ड वैल्यूज। जहाँ तक विषय था प्रजातांत्रिक फ्रीडम्स का, प्रजातांत्रिक आज़ादियों का, तो दोनों साइड जो है ये इस बात को बरकरार रखे थी, मेंटेन कर रही थी कि दोनों देशों के बीच में कुछ मूल्य हैं जो वो शेयर करते हैं। However, Mr. Blinken began his meetings over with the civil society roundtable. लेकिन बहरहाल मिस्टर ब्लिंकन ने अपनी मीटिंग्स की शुरुआत जो है एक जब की तो उन्होंने सिविल सोसाइटी की राउंड टेबल की बात की, मतलब सिविल सोसाइटी के साथ बातचीत उन्होंने शुरू करी, wherein internal Indian issues such as minority rights, religious freedoms, and curbs on the media and dissent were discussed, making it clear that these were important areas for the Democrat administration. और जिसमें कि जब जहाँ पे सिविल सोसाइटी की राउंड टेबल हुई यानी सिविल सोसाइटी के बारे में जो बातचीत हुई कि सभ्य समाज क्या होता है और सभ्य समाज में क्या चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए, तो उसमें जो आंतरिक भारत के मामले हैं जैसे कि माइनॉरिटी राइट्स का मामला है या रिलीजियस फ्रीडम का मामला है या मीडिया पर जो रोक लगाई जाती है उसका मामला है और डिसेंट का जो मामला है यानी कि जब लोग एग्री नहीं करते हैं सरकार के साथ, इन चीज़ों पर चर्चा की गई, मेकिंग इट, और इससे ये क्लियर हो गया कि डेमोक्रेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यानी कि जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए ये इम्पोर्टेंट क्षेत्र हैं। In his rebuttal to a question about the backslide in India's democracy, Mr. Jaishankar had a three-pronged response, reiterating that the same standards apply for the US and India, that policies that have come in for international criticism, such as Citizenship Amendment Act, Article 370 Amendment, and the anti-conversion laws were part of the Modi's government's attempt to right the historical wrongs, and that freedoms cannot be equated with the lack of governance. तो इस क्वेश्चन पे जवाब देते हुए, इसको रिबटल करते हुए, विपरीत जवाब देते हुए कि भारत की जो प्रजातंत्र है वो पीछे स्लाइड कर रहा है यानी खिसक रहा है, मिस्टर जयशंकर ने तीन प्रॉन्ग का रिस्पांस दिया यानी त्रिभुजी रिस्पांस दिया, और ये बात उन्होंने फिर से दोहराई कि जो स्टैंडर्ड, जो मानक यूएस पे अप्लाई करते हैं इस मामले में वही मानक भारत पे अप्लाई करते हैं। और उन्होंने कहा कि जो नीतियां हैं जिन पे कि अंतर्राष्ट्रीय आलोचना हो रही है, जैसे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या आर्टिकल 370 का अमेंडमेंट या फिर जो एंटी कन्वर्जन लॉज आई हैं, ये तीनों जो हैं नीतियां, ये मोदी गवर्नमेंट के ये कोशिश का पार्ट है कि हम जो हिस्ट्री में ऐतिहासिक रूप से जो गलतियां हुई हैं उसको ठीक करें, उनको सुधारें। और उन्होंने कहा कि जो फ्रीडम्स हैं
उनको लैक ऑफ गवर्नेंस के बराबर नहीं रखा जाना चाहिए कि फ्रीडम के नाम पे ये नहीं होना चाहिए कि गवर्नेंस ना हो, कि जहाँ पे ये तीनों उदाहरण जो हैं अच्छे गवर्नेंस के उदाहरण हैं, जिसमें कि जो हिस्टोरिकल रॉन्ग्स हैं उनको राइट किया जा रहा है. Despite the attempt from both sides to paper over the cracks, this is an issue that they will grapple with in the future even, as they build upon the strong, comprehensive global strategic partnership that the world's oldest and most populous democracies continue to share. इसके बावजूद कि दोनों साइड से कोशिश की गई कि जो भी रिश्तों में जो दरारें हैं उन पे पेपर लगा दिया जाए, मतलब उसको ज़्यादा हाईलाइट ना किया जाए, तो ये एक ऐसा इशू है फिर भी जो डेमोक्रेटिक फ्रीडम का इशू है, वो एक ऐसा इशू है जिसके साथ हमको जूझना पड़ेगा फ्यूचर में भी. जैसे हम लोग एक मजबूत कॉम्प्रिहेंसिव वैश्विक रणनीतिक वाली पार्टनरशिप बना रहे हैं, जो कि भारत की जो दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली जो प्रजातंत्र हैं, जो पार्टनरशिप को शेयर करते रहे हैं, और उसी को और मजबूत बनाने की जो बात हो रही है, तो मजबूत बनाने के लिए हमको ग्रैपल करना पड़ेगा, मतलब पूरी कोशिश करनी पड़ेगी कि इस इशू से हम किसी तरह से इसको निपटें और इसको ठीक करें.